Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to my YouTube channel Deepti Physics Academy. So today we are going to discuss class 12th physics and chapter name is alternating current. So from alternating current, today's topics of AC circuit containing only ohmic resistance. Okay. So initially we discuss resistance, so basic terminology of AC circuits, that is a resistance, reactance and impedance. So after discussing that topics, we discuss the only ohmic resistance. Okay. So there are three components, like first is a ohmic resistance, second is a inductive coil and third is a condenser. Okay. This is a ohmic resistance, second is a inductive coil and third is a condenser. So here our topic are AC circuit containing only ohmic resistance. एक ऐसा सर्किट, हमें एक ऐसा AC सर्किट डिस्कस करना है जिसमें केवल ओमिक रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ओके. हमारे पास तीन कंपोनेंट क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस है, L है एंड C है. तो जब केवल हमारे पास R लगा होता है उस कंडीशन में हम AC सर्किट है उसकी क्या सारी कंडीशंस हम फाइंड करेंगे. एंड इसके पहले हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस क्या है, रिएक्टेंस क्या है, इम्पीडेंस क्या है. सबसे पहले ये एक AC सर्किट है, AC सर्किट एंड कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. ओके. सो रेजिस्टेंस ऑफ when only resistance is applied or contained in AC circuit, then resistance or total effective resistance of that AC circuit is called the resistance. Okay. Its resistance is represented by R and unit of resistance is ohm and symbol is like this, sigma. Okay. तो क्या है, जब किसी भी हम AC सर्किट में केवल R को लगाते हैं, R को कंटेन करते हैं, देन उस सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और उसका जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ही बोलते हैं. व्हेन द केस ऑफ ओनली ओमिक रेजिस्टेंस. ओके. तो इस तरह का केस है, हमने यहाँ पे ओनली R अप्लाई किया हुआ है, ओनली R जोड़ा हुआ है, देन जो भी इसका रेजिस्टेंस होगा उसे हम रेजिस्टेंस ही बोलेंगे और रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे R से. सेकंड कंडीशन है रिएक्टेंस. अब रिएक्टेंस क्या है, ऐसी कंडीशंस जब हम किसी भी सर्किट में केवल L को अप्लाई करते हैं, केवल L को जोड़ते हैं या फिर केवल C को जोड़ते हैं. ठीक है. क्या है, केवल हम L को जोड़ रहे हैं. L क्या है, इस तरह से कॉइल होती है और C क्या है, ये होता है कंडेंसर. तो जब हम किसी भी सर्किट में केवल कंडेंसर लगाते हैं या फिर केवल कॉइल लगाते हैं तब भी उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और उस कंडीशन में उसका जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस को कॉल्ड रिएक्टेंस. ओके. है वो रेजिस्टेंस ही, बट हम उस केस में क्या बोल रहे हैं, ओनली L एंड ओनली C के केस में रिएक्टेंस. ओके. देन क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, ओनली L अप्लाई कंटेन करते हैं, मीन्स इंडक्टिव कॉइल कंटेन करते हैं या फिर ओनली कंडेंसर कंटेन करते हैं. इस केस में इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं. इस AC सर्किट की टर्मिनोलॉजी में उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंस. ओके. एंड रिएक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल X. ओके. अब है तो ये एक तरह का रेजिस्टेंस ही. सो यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज ऑल्सो ओम एंड सिंबल. ओके. आफ्टर दैट वी डिस्कस इम्पीडेंस. सो व्हेन टू और मोर देन कंपोनेंट्स ऑफ are connected or contained in AC circuit, then total effective resistance of that circuit is called the impedance. मीन्स जब हमने कोई भी दो सर्किट, कोई भी दो कंपोनेंट्स या दो से ज़्यादा कंपोनेंट किसी भी AC सर्किट के साथ कंटेन करते हैं,
देन उस पूरे सर्किट का जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस होता तो रेजिस्टेंस है, बट उस केस में भी हम उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस। तो क्या कंडीशन है इम्पिडेंस बोलने की, हम कोई भी दो लेते हैं जैसे कि आर और एल कनेक्ट करते हैं, या फिर आर सी कनेक्ट करते हैं, या फिर क्या कनेक्ट करते हैं, कोई भी दो पेयर हम ले सकते हैं, कोई भी दो पेयर एल सी कनेक्ट करते हैं, या फिर मोर देन 2 कंपोनेंट्स मीन्स एल सी आर तीनों यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने किसी भी एक एसी सर्किट के साथ आर एल यूज किया है, या फिर आर सी यूज किया है, या फिर एल सी यूज किया है, या एल सी आर यूज किया है, देन उस केसेस में उसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस। ओके, एंड इम्पिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। ओके, सो यूनिट ऑफ इम्पिडेंस इज ऑल्सो ओम, एंड ओम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। ओके, क्लियर हो गया, तीनों में डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस। क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ओमिक रेजिस्टेंस, जिसमें हमने ओनली ओमिक रेजिस्टेंस को कंटेन किया है। तो अब यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं, हमने ओनली ओमिक रेजिस्टेंस को क्लियर किया है, देन जो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पिडेंस बोलेंगे कि रिएक्टेंस बोलेंगे कि रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओनली ओमिक रेजिस्टेंस है तो हमने यहाँ पे क्लियर किया ओनली आर, ओमिक रेजिस्टेंस मीन्स आर, केवल आर जुड़ा हुआ होता है, ओनली आर होता है, देन हम उसके रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो आज के केस में हम रेजिस्टेंस, जो भी इसमें आएगा रेजिस्टेंस, उसे हम रेजिस्टेंस ही बोलेंगे और कैपिटल आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गई ये तीनों कंडीशंस। ये सारी कंडीशंस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम आगे के टॉपिक इजीली कनेक्ट कर सकें। ओके, ठीक है। तो इसको हम क्लीन करते हैं, एंड नाउ वी स्टार्ट कंटेनिंग ओनली ओमिक रेजिस्टेंस। So this is your ohmic resistance and AC circuit connected by 2 ends of the resistance. Okay, ये AC सर्किट है, AC, एंड इसका AC सर्किट वोल्टेज इसका है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, दिस इज AC। ओके, तो यहाँ पे हमने एक AC सर्किट लिया है और एक ओमिक रेजिस्टेंस लिया है। ओमिक रेजिस्टेंस के दोनों एंड से हमने एक AC सर्किट कनेक्ट कर दिया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लियर हो रहा है, ओनली ओमिक रेजिस्टेंस, हमने इसमें ओनली ओमिक रेजिस्टेंस लिया। ओके, सो हियर लेट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V is equal to V0 sin omega t be applied at the ends of the ohmic resistance, R। ओके, हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक ओमिक रेजिस्टेंस आर के दोनों एंड से कनेक्ट कर दिया है, एंड इफ एट एनी इंस्टेंट टी the current in circuit is I, और इस सर्किट में किसी भी टाइमिंग t में एक करंट I फ्लो हो रही है एंड रेजिस्टेंस R है, एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस
will be V is equal to IR. Okay, so here V is equal to V0 sin omega t. This is the equation first, and we also know that V is equal to IR. This is the equation second. So from equation first and second, IR is equal to V0 sin omega t. Okay, so here we find the value of I is equal to V0 upon R sin omega t. Okay, so here V0 upon R, this is the maximum value of the current. This is the value of current. I is equal to V0 upon R sin omega t, and here V0 upon R is the maximum value of the current, and we have already known that the maximum value of current is called the peak value of current, and peak value is denoted by I naught. So here we use I naught. This is the peak value of the current. So I is equal to current, we find the value of current. I is equal to I0 sin omega t. Okay, now next is what the peak value of current. So here peak value of current, that is I0. So value of I0 is see here the value of I0 is V naught upon R. So we write here V naught upon R. This is the peak value of the current. Okay, and इस केस में हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. यह भी हमने डिस्कस किया था, जब केवल मीन्स ओनली आर कंटेन होता है, देन उसका जो भी रेजिस्टेंस होता है उसे हम रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, एंड उसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे हमारा केवल ओमिक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देन इसके रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, एंड इसको हम फाइंड करेंगे एंड डिनोट करेंगे कैपिटल आर से ही. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आर इज इक्वल टू V naught upon I naught. So here resistance R is equal to V naught upon I naught. Okay, ये चीज़ हमने फाइंड कर ली, करंट फाइंड कर ली, पीक वैल्यू फाइंड कर ली, एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया. सबसे मेन थिंग ये है, यहाँ पे हमें ये चेक करना है हमारा वोल्टेज क्या है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, V is equal to V0 sin omega t, एंड करंट क्या आया है, हमने गेट किया है I0 साइन ओमेगा टी. यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है एंड यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है. मीन्स जो इनके बीच में एंगल है वोल्टेज एंड आई, यहाँ पे भी हम ओमेगा टी देख रहे हैं और यहाँ पे भी हम ओमेगा टी ही देख रहे हैं. मीन्स इनके बीच में एंगल डिफरेंस क्या है, कितना एंगल बन रहा है, 0 एंगल. मीन्स इसे हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस. जो भी एक एंगल डिफरेंस है, एंगल डिफरेंस क्या है, एंगल डिफरेंस यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ पे भी ओमेगा टी, बोथ आर सेम. तो एंगल डिफरेंस क्या हुआ, 0. अब एंगल डिफरेंस फिजिक्स की लैंग्वेज में हम एंगल डिफरेंस की जगह वर्ड यूज करते हैं फेज डिफरेंस. ओके, सो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू द 0. ओके, ये हमें मिल गया फेज डिफरेंस. इनके बीच में कितना एंगल है, फेज एंगल 0. क्लियर. अब ये हमारा फेज है, हमारा जो डिफरेंस है वोल्टेज एंड आई के बीच में, मीन्स करंट के बीच में, वो 0 है. तो अब इसके बीच ग्राफ कैसा बनेगा. मीन्स यहाँ पे वोल्टेज एंड आई, एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं इसमें, लैगिंग एंड लीडिंग. लैगिंग, लैग एंड लीड. लैग, कोई भी करंट और वोल्टेज में कौन लैगिंग कर रहा है और कौन लीडिंग कर रहा है. तो यहाँ पे हम केस में देख रहे हैं कि वो दोनों ही सेम कंडीशन में चल रहे हैं, सेम फेज में चल रहे हैं. इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, 0 है. तो यहाँ पे ये दोनों कोई भी ना तो लैगिंग कर रहा है ना ही कोई लीडिंग कर रहा है. तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ किस तरह से फाइंड करेंगे.
यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके बीच में जो फेजर डिफरेंस है, द वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज बिकॉज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू द 0. So we write here the voltage and current both are in same phase. Okay, this is the phase difference. क्या है इनके बीच में फेज डिफरेंस? दोनों ही सेम फेज में है, कोई भी ना तो लैगिंग कर रहा ना ही कोई लीडिंग कर रहा है. तो इसे हम एक तरीके से और समझ सकते हैं जब हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं. फेजर डायग्राम, जब दोनों ही चीज़ें सेम फेज में होती हैं, मीन्स अगर हमारे पास ये हमारी करंट है, ये हमारा आई है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दोनों के बीच में क्या है, एंगल क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, हमारा 0 है. मीन्स जो हमारा वोल्टेज है वो भी जस्ट इसी लाइन के ऊपर होगा. ये या इस तरह से हम कह सकते हैं, ये हो गया हमारा वोल्टेज. तो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ व्हेन ओनली कंटेन ओमिक रेजिस्टेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट. ओके, इस तरह से हमारा फेजर डायग्राम बनता है. ये क्यों एक दूसरे के ऊपर लाइन्स आ रही, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारा वोल्टेज था और जो हमें करंट मिला है, दोनों में क्या है, ओमेगा टी है. उनके बीच में कोई एंगल जो डिफरेंस क्या है, एंगल क्या है, 0 एंगल है. तो इस तरह से हमने वोल्टेज एंड आई के बीच में 0 एंगल बना दिया. सो दिस इज द फेजर डायग्राम. इसी को हम एक ग्राफ में समझते हैं. ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा V एंड दिस इज द पॉजिटिव V एंड दिस इज द नेगेटिव V. ठीक है, हमारा वैल्यू क्या था, V0 साइन ओमेगा टी. 0 पे ये वैल्यू ये है एंड साइन की वैल्यू दिस इज द 90, 180 इस तरह से. अब अगर हम साइन की वैल्यू 90 लेते हैं तो साइन 90 पे हमें क्या वैल्यू मिलती है, साइन 90 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है. मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 की वैल्यू होती है 1. तो जब ये हमारी 90 है, ये 180 है, मीन्स हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इस तरह से. ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम है और ये हमारी वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू. तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा. ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या है, ओमेगा टी हमारा चेंज होगा. तो 0 पे तो हम इस पॉइंट पे थे, 90 पे हम यहाँ गए, 180 में हम क्या हो जाएगा, 180 में हमारी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी. देन हमें ग्राफ किस तरह से मिलेगा, ये मिलेगा. ठीक है, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे. देन हमें क्या मिलेगा, फिर हमारी वैल्यू नेगेटिव में जाएगी. तो हमारी नेगेटिव की ये है वैल्यू. देन इसके लिए हमें ग्राफ पॉइंट यहाँ मिलेगा. ये हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा. फिर इसके बाद फिर 180 के बाद ये 270, फिर हमें मिलेगा 360 की वैल्यू. और जब हम 360 की वैल्यू फाइंड करते हैं देन फिर से हमारा साइन की वैल्यू हो जाती है 0. यहाँ पे हमें 270 पे क्या साइन की वैल्यू मिल रही थी, -1. इसलिए हमारा जो ग्राफ था नेगेटिव वोल्टेज में चला गया, माइनस में. और फिर इसके बाद 360 पे हमें फिर से वैल्यू मिलती है 0. तो इस तरह से ये हमें मिल जाता है वोल्टेज. ठीक है, ये तो हमारा वोल्टेज का ग्राफ था. इसके बाद आता है ये जो करंट हमने फाइंड किया है, करंट का ग्राफ किस तरह से आएगा. करंट का ग्राफ भी हम इसी तरह से समझेंगे. ये हमारा 0, ये हमारा करंट, ये पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, 90, 180, 270 एंड 360. इसमें भी हम देखते हैं साइन की वैल्यू सबसे पहले 0 है, मीन 0 पे हमें 0 पॉइंट में ही रहेंगे. फिर उसके बाद हमारी वैल्यू, साइन की वैल्यू चेंज होती है, बिकम्स 90 एंड साइन 90 में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है. देन मैक्सिमम वैल्यू ये है हमारी, और मैक्सिमम वैल्यू पे हमें ग्राफ इस तरह से मिलेगा. फिर साइन ओमेगा 90 के बाद हम 180 पे आते हैं. 180 पे हमें क्या मिलती है, फिर से साइन की वैल्यू 0 मिलती है. देन हमें ग्राफ इस तरह से मिलता है. इसके बाद अब 180 मिलता है एंड 180 के बाद फिर से हम किस में आते हैं, 270 में आते हैं. और 270 में हमें फिर से नेगेटिव वैल्यू मिलती है,
-1 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हम यहाँ आते हैं इस तरीके से, और 270 पे हम इसकी नेगेटिव में वैल्यू में आते हैं, और उसके बाद 360 पे हमें फिर से 0 वैल्यू मिलती है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों ही ग्राफ हमें सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये तो वैल्यू के अकॉर्डिंग तो दोनों ही सेम है, बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें जो हमारा इसकी जो पीक वैल्यू होती है वो इतनी गई है, बट जो आई की पीक वैल्यू होती है वोल्टेज के जो मैक्सिमम वैल्यू से कम होती। तो इसका ग्राफ हमारा किस तरह से बनेगा? जितना हाईएस्ट हमने वोल्टेज का ग्राफ लिया है उससे थोड़ा कम बनेगा हमारा करंट का ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ किस तरह से बनना चाहिए? इस तरह से बनना चाहिए। जितना हमने वोल्टेज लिया है उससे हमारा इसकी जो करंट की पीक वैल्यू आएगी वो उससे कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि हम पढ़ते हैं यहाँ पे हमने करंट क्या लिया था? ये था हमारा करंट हमें क्या मिला? V0/R। मीन्स जितना भी V0 उसमें हम R से डिवाइड कर रहे हैं। मीन्स जो I0 हमें मिल रहा है V0 के कंपैरिजन में क्या मिल रहा है? हमें कम मिल रहा है। इसलिए V0 का ग्राफ हमारा इतना जा रहा है इसके मैक्सिमम वैल्यू, देन I0 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वोल्टेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। तो इसे हम ओवरऑल एक ही ग्राफ पे बना सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा वोल्टेज की लाइन है, ओके। तो करंट की लाइन ये हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज, देन करंट हमें क्या करना है? इससे थोड़ा सा कम लेना है। तो ये हमने ले लिया करंट, ओके। दिस इज द ग्राफ फॉर करंट। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओनली ओमिक रेजिस्टेंस क्या है एंड इसकी सारी कंडीशंस क्या है, इसमें वोल्टेज क्या था, इसमें करंट हमने क्या ऑब्टेन किया, इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या मिला, रेजिस्टेंस क्या मिला, एंड इसमें दोनों के बीच में हमने फेजर डिफरेंस क्या देखा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें फेजर डिफरेंस, जो कि हमें आगे के टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। द वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज, ओके। हमें ये याद भी रखना है कि हम जब ओनली ओमिक रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं देन उसमें हमें दोनों वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, ओके। ये हमें याद रखना है। और फेजर डायग्राम इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, और ग्राफ हमने इस तरह से समझ लिया इसका। और ये कंडीशंस भी हमने समझ ली। V और I के मैक्सिमम जो पीक वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्यों कम होती है, ओके, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।